बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आप आज का एजेंडा भी हमारा खासा वसी है, खासा डिफरेंट भी है। दो मुख्तलिफ सेगमेंट में हम आपके सामने आज का प्रोग्राम रखेंगे। एक में तो हम तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए और उसमें स्नूकर फेडरेशन क्या सोच रही है और स्नूकर के जो रूह रवां हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें की थी कि जिसकी वजह से थोड़ा सा हमने देखा कि मीडिया में थोड़ी सी एक हलचल सी मची थी। उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से, जहां एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ हुआ, गुज़िश्ता हफ्ते ख़त्म हुआ वो टूर्नामेंट। उसमें बड़े बड़े कमाल के टेप बॉल के प्लेयर्स आए हुए थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान टेप बॉल की फेडरेशन या एसोसिएशन बनाई जाए, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। उस पर हम बात करेंगे। लेकिन शुरू मैं करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के एक मामले से। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कल एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इजरा किया। उसके हिसाब से ये था कि 30-32 खिलाड़ियों को वाइट और रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। उसमें जो सबसे ज़्यादा बात हुई वो ये कि फ़हीम अशरफ क्यों नहीं है इस लिस्ट में। तो वो मैंने पता किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली सिलेक्शन कमेटी के ज़राए का ये कहना है कि फ़हीम अशरफ का जो रिकॉर्ड है, यानी जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक, वो ऐसा नहीं है वनडे क्रिकेट में या टेस्ट मैच क्रिकेट में। अगर उनके नंबर्स देखे जाएं तो उसमें यार के नहीं है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसके अलावा हसन अली को डिमोट किया गया है। हसन अली की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि वो ए कैटेगरी में होते, वो सी में आ गए हैं। उसके अलावा एक और बड़ी अहम बात कि साजिद खान क्यों नहीं है। साजिद खान इसलिए नहीं है कि उनके बॉलिंग एक्शन पे शायद कुछ शकूक हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो वो अब उस पर काम करेंगे। तो ये तो थी मामला। अब आता हूँ मैं जो हमारी नेशनल जो पॉलिसी, स्पोर्ट्स की पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, उसके हवाले से सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अभी 2 रोज़ पहले एक सेमिनार किया। बहुत अच्छा सेमिनार हुआ। उसमें एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक थे। उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स यानी लेजेंडरी इस्लाउद्दीन, इकबाल कासिम के अलावा मिर्ज़ा इकबाल बेग थे, वहीद ख़ान थे, खालिद साहब थे, और भी बहुत सारे जो जो सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स के बड़े, वो सब मौजूद थे। उसमें जो बात एक निकल के आई, सब ने ख़िताब किए, सब ने बात की, सब ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा। लेकिन जो बात सामने आई वो ये है कि एक कमेटी होनी चाहिए ऐसी जो कि बड़े खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो, जिनकी कोई से हो, और उसके अलावा जर्नलिस्ट भी उसमें हों, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के सामने जाएं और उनके सामने ये रखें मामला कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का क्या किरदार होना चाहिए। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के जो किरदार है उसके ऊपर बात तो हुई थी बहुत तफसील से कि डिपार्टमेंट किस तरह से अहमियत के हामिल हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स को किस तरह से रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल से डिपार्टमेंट की बंदिश से बहुत सारे प्लेयर्स बेरोज़गार हो चुके हैं और एक माली जो तंगी है उसकी तरफ जा चुके हैं। तो ये मामला कैसे हल हो, उसका नतीजा, उसका जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि आप एक कमेटी बनाइए और वज़ीर आज़म के पास जाइए, उनके सामने रखिए मामला, और इस मामले को हल की जानिब जाना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। मेरे साथ हैं आलमगीर शेख साहब, जो पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, पहले प्रेसिडेंट थे। आलमगीर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सांस मेरी फूल गई, मुझे ऐसा लग रहा है, इतना इतना भारी एजेंडा मैंने आपको सुनाया। आप भी थे उस स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में। पहले तो ये बताइए कैसा ये इनिशिएटिव कैसा है सजाज की जानिब से। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हमने एक एसोसिएशन सिंध की होके हमने वफाक का मामला उठाया। नहीं, ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और मैं समझता हूँ कि ये जो एफ़र्ट की आप लोगों ने वो बहुत रिमार्केबल है। और क्योंकि अगर डिपार्टमेंट के मामले को कोई भी नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। और आप लोगों ने सोचा, अगर प्रोविंशियल लेवल पे भी सोचा और फेडरल लेवल पे जाएगी ये बात, तो सिंध और कराची एक ऐसा शहर है जिसके अंदर सारे स्टार्स पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो मैंने कल अपनी स्पीच में भी यही कहा और मेरे ख्याल में सब दोस्तों को पसंद भी आई कि एक कमेटी बना दी जाए। देखिए, आपने इनिशिएट तो ले लिया, जो सामने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक आपने इनिशिएट लिया। अब हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके अंदर पॉजिटिव रोल के साथ पार्टिसिपेट करें। और मैंने वहाँ भी यही कहा कि हमको, जिसाम को और हम सब लोगों को मिल के चाहिए कि हम ऐसी 5-6 आदमी की कमेटी बनाएं, जिसमें कराची से जावेद मियादाद हैं, वो भी डिपार्टमेंट खेले हुए हैं, इकबाल कासिम खेलते रहे हैं, और उसला भाई हैं, समीउल्लाह हैं, जहांगीर खान है, PI से खेलते थे। तो ये सारे 5, 7, 8 आदमी की एक कमेटी बन के शहबाज शरीफ साहब से जाके मिले, क्योंकि वो जो चेंज आई थी वो कोई कौमी असम्बली में चेंज नहीं आई थी, वो एक
जस्ट अ कैबिनेट डिसीजन था, वो भी कैबिनेट में भी अप्रूव हुई या नहीं हुई, आई डोंट नो। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की नई हुकूमत के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो एक हेयरिंग में अगर वहाँ जाके ऑडियंस मिल जाए तो मैं समझता हूँ पहली दफ़ा में ये काम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ 2-2.5 हज़ार लोग जो बेघर हुए हैं बच्चे, और मैं कहता हूँ अगर चले कोई सीनियर लोग हैं और जो अपनी गेम खेल चुके हैं, जो रिटायरिंग सिचुएशन पे हैं गेम से, तो चलो वो फुल टाइम हो जाए। बट जो लोग खेल रहे हैं प्रैक्टिकली, उनको रिटायर नहीं करना चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए, क्योंकि सबका बहुत बड़ा रोल है, सबकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सारे बैंक सारे डिपार्टमेंट्स की। यानी इन्होंने प्लेयर बनाए हैं, कोई माने या ना माने, तो ये सारे के सारे प्लेयर इन्होंने ही बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद भी चाहते होंगे कि ये डिपार्टमेंट रहे, मगर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आई हुई तो उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। एक बैंक से आपके प्लेयर्स खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स हैं आपके, आसिफ है, सज्जाद है, ये लोग गए थे बैंक के सरबराह के पास और उसने उनसे कहा कि चाय बना सकते हैं, ये क्या किस्सा है? नहीं, ऐसा नहीं था, सॉरी, ऐसा नहीं था आसिफ। ये हमारे दो जूनियर प्लेयर्स थे, हारिस ताहिर जो कि एशिया नंबर 3 हैं और वर्ल्ड में भी उसकी अच्छी रैंकिंग है, और नसीम अख्तर जो हमारा अंडर 18 का वर्ल्ड चैंपियन रहा 3 साल पहले, वो स्टिल इन द पाकिस्तान रैंकिंग में। दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनका 16 साल से उनको सैलरीज नहीं मिली बैंक से, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। बाकी 4 लड़के ऐसे हैं जो पक्के अपॉइंटमेंट पे हैं, जिसमें आसिफ है, सज्जाद है और माजिद है और असजद है। आसिफ और सज्जाद जो है वर्ल्ड नंबर 3 हैं। आपको पता है कतर में वो सेमीफाइनल में हमारे पाकिस्तान के 3 प्लेयर पहुंचे थे, तो वर्च्यू ऑफ दिस मेडल्स वो नंबर 3, दोनों नंबर 3 हैं इस वक्त, वर्ल्ड नंबर 3 हैं। और आसिफ 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और उसके पास काफ़ी मेडल हैं। सज्जाद के पास बहुत मेडल हैं। अच्छा, सज्जाद तो नेशनल बैंक की तरफ से नेशनल बैंक की स्नूकर चैंपियनशिप भी जीते हैं पिछले साल की, तो ही स्टिल द नेशनल चैंपियन। तो ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जो एक्टिवली खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको खेलने देना चाहिए। सज्जाद को और आसिफ को, चारों को बुलाया था उन्होंने, मेरे पास उनकी बात हुई थी। उन्होंने आसिफ से कहा तो आसिफ ने कहा मैं 1-2 घंटे तो आ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं, आप वो प्रोफेशनल में भी क्वालिफाई कर गए हैं, असजद भी प्रोफेशनल में क्वालिफाई कर गए इंग्लैंड के लिए। ये दोनों इंग्लैंड जा रहे हैं, प्रोफेशनल लीग खेल रहे हैं। तो ये हो सकता है बैंक के लिए कोई अच्छी खबर ना हो, बट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये दोनों प्रोफेशनल लीग खेलने जाएंगे इंग्लैंड में। आज जहाँ सज्जाद से उनसे बात हुई तो सज्जाद को भी उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता करना, मैं तो स्पोर्ट्समैन आदमी हूँ, ना मैं कोई पैसे गिन सकता हूँ, ना मैं कोई और काम कर सकता हूँ, कंप्यूटर भी नहीं चला सकता। उन्होंने पूछा तो बस वही इज़हार मजाकन में कोई ऐसी बात हुई होगी कि भाई आप कोई चीज़ उठा के यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो उनका कोई ऐसा ख़ास मायने नहीं था, क्योंकि वो अपने अपने शहरों में थे, तो लोग जानते हैं उन शहरों में सबको। तो वो एक प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो बेसिकली है प्लेयर्स के साथ, क्योंकि दूसरे गेम के प्लेयर जैसे बॉक्सिंग के प्लेयर्स हों या फुटबॉल के प्लेयर्स हों, वो तो नौकरी से बिल्कुल चले गए, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तक नहीं हुआ। हाँ, दैट इज सैड, बट इनको इन चारों को तनख्वाह मिल रही है। तो स्नूकर वाले आर लिविंग हैप्पीली, दे आर लिविंग हैप्पी, दे आर गेटिंग पेड। मगर वो जो 2 बच्चे हैं जो हमारे अपकमिंग स्टार हैं, वो दोनों को सैलरीज नहीं मिल रही पिछले 16 महीने से। हमने प्रेसिडेंट के बैंक के प्रेसिडेंट को लेटर भी, रिक्वेस्ट भी लिखी है, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिख दिया। प्राइम मिनिस्टर को तो आपने कितने लेटर लिख दिए? नहीं सर, अभी ये लेटर तो आपने जो कल किया है उससे पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को ये वाला लेटर लिख दिया था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को आपने कितने लेटर? 18 लेटर मैंने लिखे। 18 लेटर वो इसलिए नहीं लिखे थे, वो तो हमने आसिफ की ऑडियंस के लिए मांगे थे और उससे कहा था कि वर्ल्ड चैंपियन से आप मिले। तो हमारा नॉर्मल एक रूटीन होता है मिलने का। वर्ल्ड चैंपियन को तो 2012 से तो मुझे याद है कि आप नहीं, ही वन द चैंपियनशिप 2018-19 टर्की में जो जीता था। नहीं, 2012 में ये पहले जीते थे ना? जी, पहली जो चैंपियनशिप बुल्गारिया में जीते थे 2012 में जीते। उसके बाद से ये होता रहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में असल में ये तय नहीं है कि एमेचर स्पोर्ट्स के पैसे उतने ही होंगे जितने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के होते हैं। वो मसला अभी तक हल हुआ कि नहीं? आसिफ, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन है, वरना जो पुरानी स्पोर्ट्स पॉलिसी चल रही है इस वक्त 2005 की है, जो बहुत पुरानी है, उसके हिसाब से तो आसिफ के बनते थे सारे पैसे, और उसमें बहुत साफ लिखा है एमेच्योर और प्रोफेशनल का कहीं जिक्र नहीं है। मगर नेवरदलेस आसिफ को 2012 के जीतने के अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। आपको याद होगा वो नदीम उमर साहब ने 25 लाख रुपए कैश दे दिया था, तो मलिक रियाज साहब ने गाड़ी दे दी थी। फिर ये लोग तो दे देंगे, लोगों ने पैसे दिए, इसको भी 20, 25, 30 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया है। इस साल भी 10 लाख रुपए दिए है हमारे डीजी साहब ने,
और मैं समझता हूँ कि वो उस मेडल टैली को हमने मिनिस्टर से हमने बैठ के डिस्कस किया है। मैं अभी लास्ट वीक मिलने गया था उनसे, तो मेरा 4-5 चीज़ों का एक एजेंडा था, मैंने उनसे डिस्कस किया। चलें इस पे तफसील से बात जी, कर लूँगा प्लीज़ आपसे। कीजिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेता हूँ मैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इनसे तफसील से बात करेंगे कि आगे क्या, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं कि कुछ बेहतर होने वाला है स्नूकर के लिए और बाकी खेलों के लिए। क्या बेहतर होगा उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आलमगीर शेख साहब के साथ बैठा हूं और मुस्तकबिल की अब बात करें। ये आलमगीर शेख साहब का ये कहना है कि आपने मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या हुआ? आपने दरख्वास्त दी थी, इस दफ़ा आपकी सुन ली गई, मुलाकात के लिए बुला लिया गया आपको? नहीं, वैसे तो फहमीदा मिर्ज़ा से भी मैं 2 दफ़ा मिला, बट वो कोई मुलाकात इतनी पॉजिटिव नहीं रही। बट इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो क्या नाम है मिनिस्टर साहब का? एहसानुल्लाह मज़ारी साहब हैं। जी, और ये आईपीसी के मिनिस्टर हैं। आईपीसी, जिसमें स्पोर्ट्स आती है। हाँ, एंड इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मेरी मुलाकात थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने सारी चीज़ों में, बड़ा इंटरेस्ट लेके बात की मुझसे। तो मैंने कहा सर मेरे पास 3 आइटम है, अगर आप टाइम दे दें सही तरीके। तो उन्होंने पहला आइटम तो एहसान रमज़ान का था कि मैंने कहा इसकी प्राइज़ मनी दें, तो उन्होंने वहीं अनाउंस कर दिया। वो पहले ही हम प्रेस रिलीज दे चुके हैं, उसका चेक भी उनको उन्होंने भिजवा दिया है, तो मैंने भी उनको कंफर्म किया। तो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने वहाँ पर कर लिया। मैं समझता हूँ 9-10 लाख रुपए कम है, बट क्योंकि उनके पास फंडिंग की सिचुएशन ऐसी है, तो मैंने कहा चलें कहीं से तो स्टार्ट हो गया, मतलब इतनी जल्दी पैसे मिल गए और लड़के को मिल गए। तो ही इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी एज वेल। फिर उसके बाद हमने उनसे अपनी वर्ल्ड कप की एक ग्रांट मांगी थी जिसपे एहसन जीता था, तो वो अमाउंट ड्यू था, तो वो भी उन्होंने कल हमारी रिलीज़ कर दी। तो वो भी उनका बड़ा पॉजिटिव एक्शन है। उस ग्रांट को रिलीज़ करने में डीजी साहब जमान साहब का और इनका आसिफ जमान और मिनिस्टर साहब ने बड़ा फॉलोअप किया। एंड वंस ही कॉल्ड मी एज वेल कि आपको पैसे मिल गए, चेक मिल गया, ये वो। तो वो ऐसा चेंज मैंने देखा नहीं कभी भी किसी मिनिस्टर में कि भाई किसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को या चेयरमैन को कोई फ़ोन करे। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सारी प्रॉब्लम को क्योंकि 38 के करीब फेडरेशन हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। जी जी जी, उसमें स्नूकर तो कहीं आती नहीं थी इससे पहले। नहीं आती थी, आप हम लोग को नहीं, मेडल टैली के हिसाब से तो स्नूकर टॉप है। हाँ। लेकिन वो उस टैली के हिसाब से पैसे वाली टैली में नहीं आते थे। जी जी, वो देखिए बात यह है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से परफॉर्मेंसेस इतनी है कि, और फिर मीडिया का इतना भरपूर सपोर्ट मिलता है, तो उसको कैसे छुपा सकते हैं। फिर मैंने उनसे तीसरी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जो मैं अपने टेन्योर में नहीं कर सका, मुझे 3 एकेडमीज़ बनानी है, कोयटा, पेशावर और कराची में। और कराची में हम 4 टेबल आपको गिफ्ट करेंगे, पूल करेंगे, जगह आप दे दीजिए, बना दीजिए, हम 4 टेबल लगा देंगे। इस तरह पेशावर और कोयटा में हम 2-2 टेबल लगाएंगे। तो उनका आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दी डीजी साहब को, इस काम को फटाफट कीजिए, इसको जल्द अज जल्द। फिर मैंने उनसे कहा सर वो मेडल टैली एक ऐसा रह गया है जो कि पिछले 7 साल से मैंने बना के दिया हुआ, और सारी फेडरेशन उस पर राज़ी हैं। तो उन्होंने कहा अगली मीटिंग में हम बैठ के इसको भी रिजॉल्व करेंगे। और ये प्लेयरों को पता होना चाहिए, उनका कहना था कि भाई जब वो जीत के आएंगे तो उनकी स्टैंडिंग कहाँ है, और ज़्यादा नहीं तो हम 10-20 लाख तो ज़रूर दें विनर को, और रनर को उसके हिसाब से, और ब्रॉन्ज मेडल को उसके हिसाब से। मैंने कहा सर वो ऐसी ही बनी हुई है। तो कहना अगली मीटिंग में एजेंडे से हम डिस्कस करेंगे, और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इस एजेंडे को भी ले लेंगे साथ साथ। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट पे वो ख़त्म हुई। फिर उन्होंने कहा जी आप मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से क्या होना चाहिए। मैंने कहा सर वो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बनी है वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की बनी हुई है, उसमें हमारा कोई इनपुट नहीं है। कहने क्या मतलब? मैंने कहा यार वो हमारे लिए बनी है, हम 42 फेडरेशन में से एक फेडरेशन है, हमसे कोई इनपुट तो लेते, हमसे कोई राय ले लेते, मतलब कुछ तो कर लेते, हम आपको शायद कोई अच्छी राय दे देते। वो तो सिर्फ अपने आप को सिक्योर किया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। वो असल में वो बनाने वाले एहसान मानी साहब थे। जी जी, वो क्रिकेट ने बनाई थी, मैंने पहले भी कहा था। तो मैंने कहा उसमें जो मैंने कहा सबसे आसान काम ये है। कहने क्या? मैंने कहा सबसे आसान काम यह है कि उस 42 या 40 फेडरेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और 3 हिस्सों में डिवाइड कैसे करेंगे? आप उनकी परफॉर्मेंस बेस कर दीजिए, ABC कैटेगरी कर दीजिए। उसके हिसाब से आप उनको ग्रांट्स भी दें, उसके हिसाब से उनको स्पेशल ग्रांट भी दें, उसके हिसाब से आप उनको कोचिंग भी दें। तो आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी खुद ब खुद बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जब आप पैसे देंगे फेडरेशंस को और मेरिट पे देंगे तो कोई इफ एंड बट होगी नहीं कहीं पर। तो वो भी उनको बात बहुत पसंद आई।
तो उन्होंने कहा नेक्स्ट मीटिंग में हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस चलें, करें। अल्लाह करे कि नेक्स्ट मीटिंग में हो जाए, क्योंकि ये जो आपने बात की यहाँ पर स्नूकर एकेडमी की, ये आप कोई 10 साल से तो कर रहे हैं। यही मैं जगह भी बताया था, यस आपको यस, भी आई बताई नो थी। आई नो आई नो, ये केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी, जो जी। हमारे दफ्तर से करीब है, बिल्कुल सामने है। यहाँ टेबल्स भी लाके आप रखने को तैयार थे। उस वक्त के गवर्नर से आपकी बात भी हो गई थी, हाँ। लेकिन अब कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा। अभी भी आप वहीं उसी डिमांड पे खड़े हैं कि यहाँ एकेडमी होनी चाहिए। नहीं, हमने लाहौर में तो एक बना दी। हमने लाहौर में तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर 4 टेबल लगा के पंजाब स्नूकर एसोसिएशन ने 50 लाख रुपए जाती लगा के अच्छे टेबल्स लगा के एकेडमी बनाई है। इस्लामाबाद में हमारे पास है। फैसलाबाद वाली एकेडमी हमने ख़त्म कर दी, क्योंकि वहाँ फैसलाबाद में जिन प्लेयरों के लिए हमने बनाई थी उन्होंने अपने स्नूकर पार्लर खोल लिए बहुत बड़े बड़े। तो अब हमने सोचा ये जो 4-8 टेबल हैं जो हमारे पास और भी स्टॉक में टेबल हैं, हम ये 3 शहरों में शिफ्ट कर दें। देखिए, ये सबसे बड़ी खिदमत है। अगर आप वर्ल्ड क्वालिटी टेबल्स आप अपने 3 बड़े शहरों में लगा देंगे तो वहाँ के बच्चे कम से कम खेलना शुरू कर देंगे अच्छे टेबल्स पे। अभी उनको टेबल्स नहीं मिलते हैं कोयटा में। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपने अभी कहा कि एहसन रमज़ान को पैसे मिल गए, बाकी लोगों को पैसे मिल गए, इन पैसों में स्नूकर एसोसिएशन का भी हिस्सा होता है? ना ना, कोई हिस्सा नहीं कोई होता। हिस्सा आप नहीं ना लेते? उनकी प्राइज मनी में भी कोई हिस्सा नहीं होता। जैसे इनको 7-8 लाख मिले थे एहसन रमज़ान को या आसिफ को मिलते थे, तो हम उसमें से हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो नथिंग। फिर आप चलते हैं ग्रांट पे? ग्रांट पे और स्पॉन्सरशिप पे। तो स्पॉन्सरशिप आपके अपने ताल्लुकात जी, वो इतने अच्छे होने जी, आपको पता ही है। एहसन रमज़ान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? यंग है और अभी एमेचर वर्ल्ड चैंपियन है। मैंने उसको पहली दफ़ा आसिफ नेशनल चैम्पियनशिप में देखा था। वो फाइनल में सज्जाद से आ रहा था और वो जीत रहा था मैच और वो हार गया अपनी इनमेच्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि वो सज्जाद एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने फंसाया उसको। बट उसके बाद जो उसने वर्ल्ड अंडर 21 में, जहाँ ये दोहा में वर्ल्ड अंडर 21 भी खेला था, तो उसने 147 की ब्रेक मारी थी। तो उसने वहाँ सबको हिला के रख दिया कि एक लड़का 147 मार जाए। 147 इज द हाईएस्ट बिगेस्ट, यस। वो मैं स्क्रीन पे देख रहा था, मैं कराची में था उस वक्त, गया नहीं था, क्योंकि वो 3 हिस्सों में हुई थी। एशियन हुई थी, अंडर 21 हुई थी और फिर एमेचर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो मैं आखिरी पार्ट में गया था जिसपे ये फिर फाइनली जीत भी गया। इज़ अ अमेजिंग टैलेंट, आई टेल यू, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। आजकल भी कराची में हमने उसका कैंप लगाया हुआ है। डिफेंस में एक घर है जिसके अंदर एक टेबल लगा हुआ, तो उन्होंने, वो इनके फ़ैन है तो उन्होंने उसको टेबल ऑफ़र किया कि आप सुबह से ले, बिल्कुल न्यू ब्रांड टेबल है, तो वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आई थिंक वो अच्छा प्लेयर है और ये और ग्रूम करेगा आहिस्ता आहिस्ता, आई एम श्योर। तो एहसन रमज़ान के बारे में जो खबरें आ रही थी कि कुछ जो हम्बल बैकग्राउंड से है, वो सब सही है बात? बिल्कुल सही है जी। उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और अपनी बहनों के पास रहता था। कभी कभार फिर वो, क्योंकि स्नूकर का बहुत ज़्यादा वो एडिक्टेड होते हैं ना बच्चे जैसे कि, तो ये स्नूकर खेलता था तो क्लब में ही सो जाता था। ये मुझे पंजाब वालों ने बताया। तो यस, इट इज़ ट्रू, इज़ फ्रॉम हम्बल तो बैकग्राउंड। अब उसका टारगेट क्या है? वो प्रोफेशनल में जा रहे हैं, तो उनका क्या टारगेट है? नहीं, वो प्रोफेशनल में नहीं जा रहे, वर्ल्ड गेम्स में जा रहे हैं। वर्ल्ड गेम्स में जा रहे हैं और वो 11 तारीख को उनका डिपार्चर है। आई एम श्योर वो 5 मैच हैं या 6 मैच हैं टोटल, क्योंकि टॉप 16 प्लेयर दुनिया के जा रहे हैं उसमें, और वो नॉकआउट है। विन वी स्टे, लूज वी पैक। तो अल्लाह करे वो खेलता जाए और जीतता जाए, वही तो ये। उसके वीज़ा का भी कोई मसला हुआ था? जी हाँ, वीज़ा हमने वर्ल्ड गेम्स से इनविटेशन मंगाया था और वर्ल्ड IBS है, वर्ल्ड स्नूकर फेडरेशन ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, वर्ल्ड गेम्स ने भी किया। तो उन्होंने मार्च 2023 का टाइम दिया। हमने कहा भाई चैंपियनशिप तो 2022 में है, तो वो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। 5-6 रिमाइंडर वर्ल्ड गेम्स ने भी भेजे, कईयों ने भेजे, ईरान को डिस्क्वालीफाई किया, हांगकांग को किया, श्रीलंका को किया। तो हम भी बिल्कुल डी लिस्ट पे थे कि उड़ ना जाए। तो फिर फाइनली जिस दिन मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो आई मेट दी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो इज़ बिन सो काइंड। उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें, हमारा इसको मैं लेके गया था एहसन को, तो उसने कहा वी विल मेक श्योर। तो वो मेरे ख्याल में 4-5 दिन बाद फ़ोन आ गया था, तो उनका वीज़ा लग गया। तो कर्टसी आई एम श्योर फ्रॉम फॉरेन ऑफिस, तो फॉरेन आवर ऑफिस, फॉरेन ऑफिस, हमारा फॉरेन ऑफिस। तो अमेरिका के किस शहर में हो रही है ये चैंपियनशिप? ये बर्मिंघम अलाबामा। अच्छा, बर्मिंघम में, ठीक है। तो एक ये तो तो बहुत इंग्लैंड मल्टी में भी स्पोर्ट्स है, है। तो और भी स्पोर्ट्स पर्सन जा रहे जी, हैं? ये पाकिस्तान से तो कोई नहीं और क्वालिफाई किया। तो ओनली मैन फ्रॉम पाकिस्तान। कराटे वाले कह रहे थे, नहीं, कोई भी नहीं, जुडोत्सु वाले कह रहे थे, कोई भी नहीं, उनका भी यही मसला था, इसी तरह का शायद किसी मसला। का वीज़ा ना लगा, बट एक आध आदमी था जिसका वीज़ा लगना था, बाकी किसी का नहीं लगा। हमारा वीज़ा भी लकीली लग गया कि उन्होंने हेल्प आउट कर दी हमारी, और इस तरीके से एक सारी सिचुएशन डेवलप। क्योंकि यूएसए वीज़ा का जो टाइम आ रहा था, विजिट वीज़ा का, वो तो 400 दिन का आ रहा था। साल 1.5 साल का आ रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लड़का अच्छा खेल ले वहाँ पर, आई एम श्योर, क्योंकि ये वो गेम्स होते हैं वर्ल्ड गेम में, मस्ट बी नोइंग,
जो ओलंपिक्स में गेम नहीं है ना, वो वर्ल्ड गेम्स में है। अच्छा, जैसे स्नूकर नहीं है, स्कॉश नहीं है मेरे ख्याल में, तो ये सारे गेम्स वर्ल्ड गेम्स में होंगे, सारे गेम्स। अच्छा, तो अच्छा। इट्स अ वेरी बिग इवेंट, वेरी वेरी बिग इवेंट। और प्रोफेशनल सर्किट में जिस तरह हमजा अकबर गया था आपका, वो भी गुम हो गया कहीं जाकर। प्रोफेशनल सर्किट में जाके लड़के हमारे गुम क्यों जाते, वैसे तो जाते ही नहीं। आसिफ, सिचुएशन ये है, अब आसिफ और हजरत जा रहे हैं, वहाँ 2-3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये बच्चे समझते नहीं हैं। वहाँ 1 साल 1.5 साल के लिए आपको 1.5 पौने 2 साल का सर्किट होता है, जिसमें आपको 30-35 टूर्नामेंट करने हैं, 25 टूर्नामेंट खेलने। और वो टूर्नामेंट इंग्लैंड में नहीं होते सारे के सारे, कोई फ्रांस चले गए, कभी चाइना चले गए, कभी स्पेन चले गए, जहाँ जहाँ टूर्नामेंट वो खिलाते हैं वहाँ जाके प्रोफेशनल रैंकिंग सिस्टम पे खेलते हैं। और वहाँ पे रहना, वहाँ पे प्रैक्टिस करना, वहाँ पे ट्रैवल करना, वहाँ की जो सारी फीसेस हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है इसका। और अगर आप रुपीज़ में देखेंगे, अब 200 हमारे डॉलर के हिसाब से तो मैं 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा है पर प्लेयर। अनलेस एंटिल यू हैव दी स्पॉन्सर, तब तो जाना चाहिए। अगर स्पॉन्सर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो एक अलग बात है, वरना अदरवाइज इनके आई डोंट थिंक कि ये कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि वर्ल्ड नंबर 1 विल प्ले द लास्ट 126 या 132 नंबर पे, तो ये 6 लड़के जो नीचे से जाते हैं ये उनसे खेलते हैं, रॉनी सोलिवन वगैरह से। शुरू में तो इनके लक भी है कि मार भी दें उनको तो एक लाइमलाइट में आ जाए, बट इट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अच्छे प्लेयर मेहनत करें और खेल जाए तो खेल जाए, यू नेवर नो, चले इट्स अ गोल्डन चांस। गोल्डन चांस है, लेकिन इसमें एक बात है कि प्रोफेशनल जब आप हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट आपको नहीं मिल पाती है। ये इससे पहले हमने देखा बॉक्सर मोहम्मद वसीम के साथ भी हुआ था, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो आज के प्रोग्राम का मकसद, इस सेगमेंट का मकसद था स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए और गैर मुबहम स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए। और उसका जो हल बताया आलमगीर शेख साहब ने, वो ये है कि ग्रुप ऑफ रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन हो जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले जाके और उनको ये सारी चीज़ें बताएं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू एट द टेप बॉल क्रिकेट वेन्यू, और आपसे उस वक्त मुलाकात होगी। टेप बॉल क्रिकेट स्टार से आपकी मुलाकात भी हम करवाएंगे इस ब्रेक के बाद।